स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शंस मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर फर्स्ट। जो चैप्टर फर्स्ट अपन पढ़ के आ रहे हैं उसके ऊपर मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस का मतलब मालूम है? मिसलेनियस मतलब मिक्सचर। मिक्सचर मतलब पूरा चैप्टर मिक्स होके आएगा इसके अंदर। जो चैप्टर आपने पढ़े, रिलेशन पढ़े, फंक्शन पढ़े, उन सब कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मिक्स होके क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। मिक्सचर मिक्सचर होता है ना, खट्टा मीठा। हल्दीराम का खट्टा मीठा खाओ कैसा लगता है? घर में लाके रखो तो बच्चे खाना ही नहीं खाते, वही वही खा रहे हैं। हाँ, खट्टा मीठा मिक्सचर होता है ना, मिक्स करके रहता है। तो ऐसे ही मिसलेनियस का मतलब होता है मिक्सचर। मिक्स होके आएगा चैप्टर, जो चैप्टर अपन ने पढ़े। उसमें रिलेशन के भी क्वेश्चन आएंगे, फंक्शन के भी आएंगे, सब टाइप के क्वेश्चन, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आते हैं अलग के कॉन्सेप्ट पे। और मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन रहते हैं वो बहुत स्पेशल टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। ये कभी ना कभी आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शो दैट द फंक्शन f from R to x belongs to R such that x is greater than -1 and less than 1। f एक फंक्शन है R से इस सेट के ऊपर। तो जो पहला वाला सेट है ये डोमेन का सेट है, और ये जो दूसरा सेट दिया हुआ है आपको, x की वैल्यू -1 से बड़ी और 1 से छोटी, और x कोई रियल नंबर है, ये दूसरा सेट है, ये कोडोमेन का सेट है। डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x लिखा हुआ है, where x belongs to real number is 1 1 and on 2। ये जो फंक्शन है जो इन दो सेट के ऊपर है, और ऐसी उसकी डेफिनेशन दी हुई है, ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो आपको पता है कि फंक्शन 1 1 और ऑन 2 कब होता है। हम क्या करते हैं, पहले फंक्शन को 1 1 प्रूव करेंगे और फिर ऑन 2 प्रूव करेंगे। जो फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो जाता है उसको बाइजेक्टिव कहते हैं। ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो अब 1 1 प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो पहला सेट है डोमेन वाला, इसमें मैं दो एलिमेंट सपोज कर लेता हूं, x1 और x2 बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, और उसको रख के सॉल्व करते हैं। तो x1 इज इक्वल टू x2 अगर आ जाए, मतलब डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आ जाए, अपन इमेज इक्वल लेके चलेंगे तो एलिमेंट भी इक्वल आएंगे। तो अगर x1 इज इक्वल टू x2 आएगा तो ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, तो आएगा ही x1 इज इक्वल टू x2। फिर रही बात ऑन टू के लिए, अपन क्या करेंगे, एक एलिमेंट y सपोज करने के सेकंड सेट से, सेकंड सेट ये वाला, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y, और f ऑफ x की ये वाली वैल्यू रख के सॉल्व करके यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। तो वो x की वैल्यू y की इस सेकंड सेट से ऑल वैल्यूज के लिए x की वैल्यू अगर फर्स्ट सेट से बिलोंग करती है, रियल नंबर से बिलोंग करती है, तो वो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। बस अपना क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, 8 x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू रियल, फर्स्ट सेट से बिलोंग कराते, सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। ठीक है, रखो f ऑफ x1 और f ऑफ x2। अब देखना f ऑफ x1, यहाँ पे 1 रखेंगे अपन, तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू x1 अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x1 होगा। होगा, तो यहाँ मॉडुलस का साइन आ गया। तो अब जैसे अपन यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो ये f ऑफ x1 इज इक्वल टू x1 अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x1 आ जाएगा। तब ये मॉडुलस के साइन को हटाना पड़ता है कैलकुलेशन के दौरान। तो ये मॉडुलस का साइन दो कंडीशन में हटता है, जब अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो तो मॉड का साइन हटा के प्लस साइन ले लेते हैं उसके सामने, और अंदर की वैल्यू लेस देन 0 हो तो मॉडुलस का साइन हटा के उसके सामने माइनस ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिखता हूँ और वो दो कंडीशन से उसको हटाऊंगे। इफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी रहेगी या उसके इक्वल रहेगी तो ये मॉड का साइन हटा के अपन x ले लेंगे प्लस का। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ x1, ये x1 1 प्लस, देखो ये वैल्यू अपन ने कैसे लिए, ग्रेटर देन 0 लिए, ये मॉड का साइन हट जाएगा और ये प्लस x1 हो गया। ऐसे ही चलते, इधर f ऑफ x2 रखना है, तो यहाँ x2 1 प्लस, ये मॉड का साइन हटा दो, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो प्लस x आ जाएगा, और x के प्लस पे x2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा,
x2 अपॉन 1 प्लस x। समझ में आ रहा है ये मॉड का साइन मैंने हटाया है ये वाली कंडीशन से, क्योंकि कैलकुलेशन के दौरान मॉड का साइन हटाना पड़ता है। इसके लिए ये कंडीशन एक ये है, और एक है एक्स इज लेस देन जीरो। जब लेस देन जीरो रहेगा तो इसके सामने माइनस का साइन। समझ आए? अभी एक बार और हटाएंगे इसको। अब अपने को यहाँ से 1 1 के लिए x1 इजिकल टू x2 चाहिए, तब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसका इधर कर दो, तो विच एम्प्लाइज x1 का इंटू करेंगे x1 प्लस x1 x2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, x2 का इंटू कर देता हूँ इसमें, 1 में करेंगे तो x2 प्लस x1 x2। ये x1 x2 पॉजिटिव इधर भी है, x1 x2 इधर भी है, which implies x1 is equal to x2। एक जगह से तो आ गया x1 is equal to x2, मतलब 1 1 है। लेकिन अभी अपने को x इज लेस देन जीरो कभी रहे भाई, x तो लेस देन जीरो भी हो सकता है ना, तो दूसरी कंडीशन से भी अपने को हटा के एक बार और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इफ x इज लेस देन जीरो, अगर x कभी लेस देन जीरो हो तो इसी में वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे एफ ऑफ x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ x1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ x1, ये एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू x1 1 माइनस मॉडुलस ऑफ माइनस x1 हो जाएगा। ये x को बाहर निकालेंगे मॉड के, तो ये माइनस एक्स आ जाएगा, और x के प्लेस पे x1 रखेंगे तो माइनस x1 हो जाएगा। तो ये एफ ऑफ x1 की वैल्यू x1 अपॉन 1 माइनस x1 में, ये एक्स एफ ऑफ x1 की वैल्यू ये x1 हो गई 1, और ये माइनस x आएगा यहाँ पे, x इज लेस देन जीरो लिए तो x के प्लेस पे x1 रखेंगे तो माइनस x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 की वैल्यू, ये x2 हो जाएगा, यहाँ x2 रखे दिया, x2 हो गया 1 माइनस ये बाहर आके x2 हो जाएगा, और इसमें x के प्लेस पे x2 रखेंगे तो माइनस x2 हो जाएगा। ये हो जाएगा x2 अपॉन 1 माइनस x2। समझ आ रहा है ये माइनस का साइन सामने आ गया ये वाली कंडीशन से। एक्स इज लेस देन जीरो मतलब अंदर की वैल्यू जब लेस देन जीरो रहती तो मॉड का साइन हट के माइनस आ जाता, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा नीचे। तो ऊपर एक्स है आपका, तो ये x2 अपॉन 1 माइनस x2 ये आ जाएगा। x1 के लिए एफ ऑफ x1 के लिए लेंगे तो ये x1 हो जाएगा, और 1 माइनस x1 हो जाएगा, ये वो इधर। समझ आया ये कैसे हटाया मैंने? चलिए, अपने को x1 इजिकल टू x2 एक बार और लाना है, दो कंडीशन के लिए सॉल्व करें, दोनों के लिए x1 इजिकल टू x2, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, इसका यहाँ कर दो, which implies x1 minus x1 x2 is equal to, इसका यहाँ कर दो x2 में, x2 minus x1 x2, ये नेगेटिव x1 x2 और ये नेगेटिव x1 x2 कैंसिल हो गए, फाइनली भी होगा x1 is equal to x2। देखो दोनों ही केसेस को सॉल्व किया मैंने, तो x1 is equal to x2 और x1 is equal to x2। मॉड के साइन तो दो बार हटाना पड़ा, एक बार जब वो x को ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो लिए इस कंडीशन के लिए हटाना पड़ता, और एक बार x को लेस देन जीरो लेके हटाना पड़ता। दोनों में देखो आप x1 इज इक्वल टू x2, x1 इज इक्वल टू x2 आगे, इसका मतलब है कि इमेज अगर एलिमेंट अगर सेम है तो उसकी इमेज भी सेम होगी। कहने का मतलब यह है कि 1 1 फंक्शन के लिए डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होगी, और अपन एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेके चले थे, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया पहली कंडीशन में आ गया, और दूसरी कंडीशन एक्स इज लेस देन जीरो में भी एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेके चले थे, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, इसका मतलब एफ इज 1 1, देयरफॉर एफ इज 1 1। हो गया 1 1 फंक्शन। देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन थोड़े से स्पेशल टाइप के रहते हैं, मॉडुलस फंक्शन है। हाँ, ये 1 1 तो प्रूव कर दिया आपने, ऑन टू प्रूव करना, ऑन टू को भी दो कंडीशन में करना पड़ेगा। अब ऑन टू के लिए क्या करते हैं अपन, ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करते हैं, एक एलिमेंट सपोज करते हैं सेकंड सेट ये है, सच दैट एफ ऑफ एक्स इजिकल टू वाई रख के एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो वो फर्स्ट सेट से आना चाहिए फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू सेकंड सेट, तो वो ऑन टू हो जाता है। तो पेज में कर देता हूँ इस पे, 8 वाई बिलोंग्स टू सेकंड सेट कौन सा, ये पूरा का पूरा लिखते हैं, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1, ऐसा दिया, जो दिया है वही लिखो सेकंड सेट ये। तो let y belongs to the second set such that
कैसा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख दो यहाँ पे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये गिवन है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन वन प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स, एक्स अपॉन वन प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू वन, ऐसा है। अब देखो यहाँ से भी अपने को कैलकुलेशन करना है, एक्स की वैल्यू निकालना, तो ये मॉड का साइन हटाना पड़ेगा। तो दो कंडीशन ले लेते, पहले एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। अगर एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी या उसके इक्वल है तो ये मॉड के बाहर आके प्लस एक्स हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स इक्वल टू वन। हो गया ऐसा। अभी एक कंडीशन लिया, इसको सॉल्व करने के बाद में फिर दूसरी कंडीशन लूंगा, एक्स इज लेस देन जीरो वाली। चलो इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालो, विच एम्प्लाइज ये एक्स को यहीं रख दो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करो, वाई प्लस एक्स वाई हो जाएगा। अपने को एक्स की वैल्यू चाहिए थी, ये एक्स वाई टर्म को इधर शिफ्ट करो, ये एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू वाई, यहाँ से एक्स कॉमन निकालो, ये वन माइनस वाई इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो वाई अपॉन वन माइनस। अब देखो ये एक्स की वैल्यू तो आ गई। अब फॉर ऑल y बिलोंग्स टू क्या था, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x इज ग्रेटर देन माइनस वन और लेस देन प्लस वन। ये है x की वैल्यू, ये है y की वैल्यू। अगर y की वैल्यू अपन यहाँ से कोई रियल नंबर ले ले और x की वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में, माइनस वन और वन के बीच में जीरो आता है, तो अगर अपन यहाँ पे जीरो रख दे y की वैल्यू, तो ये जीरो अपॉन वन माइनस जीरो, जीरो अपॉन वन बचेगा, जीरो अपॉन वन बचा, जीरो अपॉन वन का मतलब होता है जीरो। क्या जीरो रियल नंबर है, फर्स्ट सेट से आ रहा, फर्स्ट सेट रियल नंबर का है, फर्स्ट सेट रियल नंबर का है। तो ऐसी कोई भी वैल्यू आप इसके बीच की रखेंगे, माइनस वन से बड़ी और वन से छोटी कोई भी वैल्यू आई की यहाँ रखेंगे तो एक्स की आपको रियल वैल्यूज मिलेगी, बिलोंग्स टू रियल। और जैसे ही आपकी एक्स की वैल्यू रियल नंबर से बिलोंग करती है, इसका मतलब ये फंक्शन वन वन हो जाए, ये फंक्शन ऑन टू हो जाए। तो ये तो एक केस के लिए लिए अपन ने, हो गया ऑन टू, हो गया ना एक केस के लिए ऑन टू। अब दूसरे के लिए भी ले लेते, इफ इफ एक्स इज लेस देन जीरो। अगर एक्स की वैल्यू जीरो से लेस है तो देखो यहाँ पे ये एक्स रहेगा वन और ये मॉडुलस ऑफ एक्स का माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स अपॉन वन माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स का माइनस एक्स हो गया इज इक्वल टू वन। समझ आ रहा है ये यहाँ पे रख दिया हमने। अब इसको फिर से सॉल्व करके एक बार आपको एक्स की वैल्यू और फर्स्ट सेट से बिलोंग कराना पड़ेगा। करो इसको ऐसे ही सॉल्व, एक्स की वैल्यू निकालना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स की वैल्यू निकालना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये x इज इक्वल टू ये y माइनस एक्स वाई। देखो x की वैल्यू चाहिए तो एक्स वाई टर्म पे एक साइड करो, x माइनस एक्स वाई का प्लस एक्स वाई हो जाएगा इज इक्वल टू वाई। चलो लिखो, यहाँ से x कॉमन निकालो तो वन प्लस वाई इज इक्वल टू वाई, एक्स की वैल्यू हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो y अपॉन वन प्लस वाई। अब देखो ये x की वैल्यू तो आ गई, क्या ये रियल नंबर से बिलोंग कर रही है इससे, देखो y की ऑल वैल्यूज यही वाली, x की वैल्यू माइनस वन और वन के जीरो रखे तो यहाँ जीरो रखे, वन प्लस जीरो, ये जीरो अपॉन वन आ गया, इसको जीरो बोल सकते, जीरो आपका रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, मतलब इसके बीच की कोई भी वैल्यू रखेंगे आप ये रियल नंबर से बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट रियल नंबर। फॉर ऑल करके लिख दो, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x is greater than माइनस वन लेस देन वन। इसका मॉडल दिखाई देता है आपको। तो x की वैल्यू फर्स्ट सेट से बिलोंग कर रही, यहाँ भी कर रही और यहाँ भी कर रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि f जो है वो ऑन टू, therefore f is on। हमने f को ऑन टू भी प्रूव कर दिए और हमने f को वन वन भी प्रूव कर दिया, यही बोला था उसने वन वन और ऑन। हैंस करके लिख दो आप चाहो, हैंस f is वन वन एंड ऑन, और यहाँ क्यू लिखो।
ऐसा प्रूफ करते हैं। देखिए दो दो कंडीशन में सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि मॉडुलस का साइन आ गया था। तो ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में स्पेशल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, शो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, फर्स्ट फंक्शन डोमेन का है और सेकंड फंक्शन को डोमेन का है। देखिए मैं हर क्वेश्चन में पढ़ के बताता हूँ आपको, ताकि आपको याद रहे कि ये डोमेन है और ये को डोमेन। पढ़ता हूँ ना मैं हर क्वेश्चन में। गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज इंजेक्टिव फंक्शन, इस सेट से इस सेट पर डिफाइंड है और उसकी डेफिनेशन थी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये केवल इंजेक्टिव है ऐसा प्रूव करना है। इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है, वन वन। ये फंक्शन कैसा होना चाहिए, वन वन। मतलब आपको केवल इसको वन वन प्रूव करना। और फंक्शन वन वन कब होता है, जब फर्स्ट सेट के डिफरेंट एलिमेंट की सेकंड सेट में डिफरेंट इमेजेस होती है। या अपन कंडीशन लेके करते हैं तो क्या करते हैं, फर्स्ट सेट के अंदर कोई दो एलिमेंट सपोज कर लेते हैं x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट रियल नंबर, हाँ सच दैट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 रख के सॉल्व करते हैं और x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए तो फंक्शन वन वन या इंजेक्टिव हो जाता है। आ जाएगा इसके अंदर क्योंकि प्रूफ करते हैं। चलिए, डेट x1 कॉमा x2 belongs to first set real number such that f of x1 is equal to f of x2। रखो इसमें वैल्यू, यहाँ पे आप x के प्लेस पे x1 रखिए तो f of x1 इज इक्वल टू x1 क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल टू f of x2। यहाँ पे आप x2 रखेंगे तो इधर x2 क्यूब हो जाएगा। देखो दोनों साइड का क्यूब रूट लेना है, ऑड पावर है तो एक ही साइन लेना है। दोनों साइड पावर 1/3 का मल्टीप्लाई कर दो तो x1 इज इक्वल टू केवल x2 लेना है। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लेना है। प्लस माइनस कब लेते हैं, जब इवन पावर रहती है, 2 पावर रहती है या 4 पावर रहती है या 6 पावर रहती है, तब आपको प्लस माइनस लेना है। ऑड पावर रहेगी तो आपको केवल एक ही साइन लेना है। क्यों एक ही लेना पड़ता है, क्योंकि आप जैसे x2 यदि माइनस का रहे, इसका यदि आप क्यूब करेंगे तो माइनस x2 आएगा, माइनस x2 आएगा क्यूब करेंगे उसका। जब 4 पावर इवन पावर रहती, 2 पावर रहती, तो माइनस का भी प्लस हो जाता है और प्लस का प्लस ही रहता है। इसलिए आपको ऑड पावर जब रहेगी तो एक ही साइन है। तो x1 इजिकल टू x2 आने का मतलब क्या है, एफ ऑफ x1 इजिकल टू एफ ऑफ x2 लेके चले थे, x1 इजिकल टू x2 आ गया, इसका मतलब फंक्शन वन वन हो गया या इंजेक्टिव हो गया। देयरफॉर f इज वन वन और इंजेक्टिव बोल दो, क्वेश्चन में इंजेक्टिव बोला था तो इंजेक्टिव, बस हैंड्स प्रूफ। क्या बोला था मैंने आपको, हो गया प्रूफ। क्या बोला था, जैसे जैसे आपको पीछे का मैथमेटिक्स पता रहेगा, आगे का मैथमेटिक्स आपका आसान होता जाएगा। और सारे कॉन्सेप्ट में पीछे के यूज कर रहा हूँ। ये x1 इजिकल टू x2 लेने का भी कॉन्सेप्ट अपन ने पहले यूज कर लिया कि ऑड पावर रहेगी तो केवल एक ही साइन होगा। ऐसा छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान रखना है। हम जब पढ़ाते हैं तो हम ऐसी बारीक बारीक चीजों का ध्यान रखते हैं, जो पहले बताते हैं उसी चीजों को आगे इंप्लीमेंट करते जाते हैं क्वेश्चन में, तो काम आसान होता है। अब ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, 1 नंबर या 2 नंबर के, है ना। लेकिन कोई अगर इसी में कंफ्यूज हो गया कि अब x की पावर 3 है तो प्लस माइनस 2 ले लिया उसने, तो x1 इजिकल टू x2 भी आ गया उसका आंसर और x1 इजिकल टू माइनस x2 भी आ गया, तो फिर वो वन वन नहीं। कभी ये क्वेश्चन इंजेक्टिव उसने प्रूव करने को बोल दिया तो ठीक है एक ले लिया उसने, कभी उसने चेक करने का बोल दिया तो उसने दोनों ले लिया, उसने लिख दिया कि इट्स नॉट इंजेक्टिव या नॉट वन, हो गया उसका। और ऐसा काम किसके साथ में होता है, कौन से बच्चों के साथ में होता है, जो पढ़ते नहीं बराबर, उनके साथ में अक्सर ऐसे ही काम होता है, उल्टे ही काम होते हैं उनके साथ। मतलब जिसको चेक करते टाइम पे वन वन निकालना है तो उसको निकालेगा कि वन वन नहीं, जिसको निकालना है कि वन वन है तो, जिसको निकालना है कि वन वन नहीं है तो उसको निकालेगा वन वन। क्योंकि क्वेश्चन भी देखता है ना, हाँ बेटा आप फंसा है ना, तू बहुत मजाक कर रहा था, मेरे को हल्के में ले रहा था, तो फिर क्वेश्चन वहां पे पनिशमेंट देता। और जिस क्वेश्चन के ऊपर आपने काम किए वो क्वेश्चन आपको कभी हल्के में नहीं लेगा, एग्जामिनेशन में आ जाएगा तो आपसे करेक्ट सॉल्व होगा। इसलिए रिस्पेक्ट द क्वेश्चन, क्वेश्चन का रिस्पेक्ट करना है आपको। फिर वो आपका रिस्पेक्ट करेगा कब, एग्जामिनेशन में। और फिर वो नंबर देके जाएगा आपको, जितने नंबर का आएगा बोलेगा नहीं यार ये बच्चा मेरा बड़ा रिस्पेक्ट करता था, बड़े ध्यान से लिखता था, पढ़ता था, सर पढ़ाते थे जब देखता था, सुनता था, समझ में आया इसको, फिर घर जाके मेरे ऊपर मेहनत करता था, चलो एग्जामिनेशन में इसको पूरे नंबर देगा। और जो बच्चा पढ़ नहीं रहा, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, ना क्वेश्चन कर रहा, ना समझ रहा, ना कुछ, फिर एग्जाम में यही क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था, हाँ बेटा कितना इज्जत करता था, रिस्पेक्ट करता था, हमारी गुस्सा आती ना अपने को, कभी किसी से बदला लेना तो कोई अपने जैसे अपनी किसी से जमती नहीं है, वो अपने को भी उल्टा सीधा बोल के चला जाए, कभी इसका अड़ता है काम आता है, अपने से कॉपी मांगने आ जाए, कुछ आ जाए, अच्छा बेटा
आज आए हो, हाँ। तो उसको फिर अपन अपने दिमाग में फीलिंग्स आती ना कि इसको अब अपने को आज इससे अपने को इसका हिसाब बराबर करना है, तो ऐसे ही क्वेश्चन भी हिसाब बराबर कर देता है। इसलिए क्वेश्चन के साथ में आपको अच्छे से रहना, रिस्पेक्ट के साथ में रहना है। क्वेश्चन का रिस्पेक्ट कैसे होगा? उसको समझने से और उसको सॉल्व करने, फिर ये नंबर देके चले जाते हैं ऊपर अच्छे। ठीक। ये हम आपको छोटी छोटी चीजें बताते हैं, टिप्स है ये मैथमेटिक्स को इम्प्रूव करने की टिप्स है। आप इसको मानते रहेंगे तो आपका मैथमेटिक्स धीरे 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 इम्प्रूव होता जाएगा। ठीक। आप देखो कितना आसान क्वेश्चन था ना, आसान। क्वेश्चन हर टाइप के आते हैं। अब ऐसा नहीं है आप बोलोगे सर हमको ऐसे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन बेटा एक ही नंबर के आते हैं। आपके अच्छे लगने से मैथमेटिक्स नहीं चल रहा है। हर टाइप के क्वेश्चन, हर लेवल के क्वेश्चन, जो सिंपल क्वेश्चन है तो वो कम नंबर का आएगा, और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो ज्यादा नंबर का है। नहीं तो बोले सर हमको ऐसे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं ऐसे, तो बेटा ऐसे क्वेश्चन एक ही नंबर के आएंगे, 3 और 4 नंबर में नहीं आएंगे, 5 नंबर में नहीं आएंगे। ठीक है। मतलब जो क्वेश्चन आसान है वो नंबर कम रहते हैं उसके, जिसमें तकलीफ ज्यादा रहती है। जैसे अभी इसके पहले क्वेश्चन में तकलीफ ज्यादा थी, दो दो केस में लेकर सॉल्व करना था, तो वो क्वेश्चन आता 3 नंबर 4 नंबर। समझ रहे भाई अग्रवाल साहब? हाँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, नॉन एम्प्टी सेट आपको गिवन है। अब जैसे ही नॉन एम्प्टी सेट बोला तो आपके दिमाग में बत्ती जलना चाहिए आपकी। नॉन एम्प्टी मतलब एक्स के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है, ये आपको पहले से पता है। कंसीडर पी ऑफ एक्स विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। ये जो पी ऑफ एक्स है ये सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स है। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स को पावर सेट कहते हैं। ये पावर सेट ऑफ एक्स है। ये भी आपने 11th क्लास में पढ़े, और नहीं पढ़े तो मैंने आपको याद दिलाया कि एक्स कोई सेट है, तो ये जो पी ऑफ एक्स है ये सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, एक्स के जितने भी सबसेट रहते हैं उसका एक सेट रहता है, तो इसको पावर सेट ऑफ एक्स कहते हैं। एक्स के जितने भी सबसेट रहते हैं उसको एक सेट के अंदर रख देते हैं, तो वो पावर सेट ऑफ एक्स हो जाता है। डिफाइन द रिलेशन आर इन पी ऑफ एक्स। तो जो रिलेशन आर है उसको पी ऑफ एक्स के अंदर डिफाइन किया गया है। पी ऑफ एक्स के अंदर डिफाइन किया गया रिलेशन को, इसका मतलब ये है कि ये जो आर होगा ये पी ऑफ एक्स क्रॉस पी ऑफ एक्स का सबसेट होगा। पी ऑफ एक्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, पी ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, उसका सबसेट रहेगा आर। ये रिलेशन का क्वेश्चन है फॉर सबसेट्स ए बी इन पी ऑफ एक्स। और ये जो पी ऑफ एक्स है उसके सबसेट है ए और बी। पी ऑफ एक्स पूरे सबसेट्स का सेट है, उसका एक सबसेट है ए बी और एक बी। अब ये देखो ए रिलेटेड टू बी लिखा हुआ है। ए रिलेटेड टू बी को अपन ऐसा लिखते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर। ए रिलेटेड टू बी है, या इसको कभी ऐसा भी लिख देते हैं ए रिलेटेड टू बी, मैंने बताया आपको। तो ऐसा लिखा है ए रिलेटेड टू बी, मतलब ए कॉमा बी रिलेटेड टू आर लिखा है। इफ एंड ओनली इफ ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसकी जो डेफिनेशन है वो ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट है। अब ए बी का प्रॉपर सबसेट कब रहता है? ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर होना चाहिए, लेकिन ए जो रहता है वो बी के इक्वल नहीं रहता, ए के अंदर कुछ एलिमेंट कम रहता है। इज आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन पी ऑफ एक्स। तो क्या ये जो आर है पी ऑफ एक्स के ऊपर इक्विवेलेंस रिलेशन है? अब आपको ये भी मालूम है कि रिलेशन इक्विवेलेंस कब होता है? जब वो आर एस टी होता है। आर एस टी मतलब रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को आपको जस्टिफाई करना है, पता लगाना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, कुछ नहीं करना है, पता लगा। चलिए मैं करता हूँ इसको, बहुत सारी चीजें आ गई इसके अंदर लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो पी ऑफ एक्स जो है वो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स है, तो इसको पावर सेट ऑफ एक्स के। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, और इसी को क्या बोल सकते हैं आप? पावर सेट ऑफ एक्स बोल सकते हैं। लिख दिया था, पावर सेट ऑफ एक्स। ये पी ऑफ एक्स को पावर सेट ऑफ एक्स बोल। अब जो डेफिनेशन दी है वो डेफिनेशन क्या दी हुई है कि ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ के लिए आप ये सिंगल इंप्लीकेशन का साइन लगाओ या डबल इंप्लीकेशन का भी लगा सकते हैं, डबल इंप्लाइज ऐसा भी लगा सकते हैं। अपन ऐसा लगाते थे, ऐसे लगा। क्या दी हुई है इसकी डेफिनेशन? ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है, ये डायरेक्ट मैंने डेफिनेशन लिख दी। तो अब हमको ये चेक करना है कि ये जो रिलेशन है ये रिलेशन इक्विवेलेंस है।
और रिलेशन इक्विवेलेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आगे ना क्वेश्चन मिक्स हो गए, रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन था, कोई क्वेश्चन फंक्शन के आएंगे, कोई रिलेशन के आएंगे, ऐसा। अब देखिए, अब सबसे पहले इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करना है, तो फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या थी, ए बिलोंग्स टू ए, देन ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यही है। अब ये कंडीशन अपने को जनरेट करना है, तो जनरेट करने के लिए जो डेफिनेशन दी है मैं उसी को ले लेता हूँ। डेफिनेशन क्या दी है, ए रिलेटेड टू बी, देन ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, ऐसा। अब देखिए, अपने को रिफ्लेक्सिव के लिए ए कॉमा ए चाहिए, मतलब दोनों एलिमेंट एक जैसे चाहिए, तो यहाँ पर एक एलिमेंट ए है और एक बी है, तो अपन क्या करते हैं, बी को ए से रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस बी बाय ए। बी को ए से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ए का प्रॉपर सबसेट होता है, कोई भी सेट अपना खुद का सबसेट भी होता है, कोई भी सेट अपना खुद का प्रॉपर सबसेट भी होता है, तो ये ट्रू है, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। जब ये ट्रू हो गया तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, ए रिलेटेड टू ए, या ए रिलेटेड टू ए लिखो, या ए कॉमा ए रिलेटेड टू आर लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। देखो ऐसा भी लिख सकते हैं ए रिलेटेड टू ए, और करके आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ए कॉमा ए रिलेटेड टू आर। देखो इन दोनों का मतलब एक ही है, इसका और इसका। क्वेश्चन में ऐसा लिखा था इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया, नहीं तो देखो ए कॉमा ए रिलेटेड टू आर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। और ये आ गया, इसका मतलब है कि फंक्शन कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। इसका रीजन लिख देते हैं अपन यहाँ पे कि ऐसा क्यों ले लिया हमने, क्या, every set is a subset or proper subset of itself, every set is a subset, subset or proper subset, every set is a subset or proper subset of itself। ये रीजन है इसका, कोई भी सेट अपने खुद का सबसेट तो होता ही है, आप किस सेट का सबसेट निकालो तो वही का वही सेट भी आता है, और एक पाई आता है, तो कोई भी सेट अपना खुद का सबसेट भी होता है और प्रॉपर सबसेट भी होता है, तो ऐसा लिख देंगे आप। तो ये ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए आया, इसका मतलब ए रिलेटेड टू है, आप चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते, देखो कंडीशन प्रूफ हो गई। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, आर जो है वो रिफ्लेक्सिव। अब इसकी सिमेट्रिसिटी चेक कर, देख लिए, चलिए मैं सेकंड पेज पे जाता हूँ, और सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ये एलिमेंट फ्लिप हो जाते हैं इधर के उधर, फर्स्ट सेकंड के प्लेस पे हो जाता है, सेकंड फर्स्ट के प्लेस पे। अब ये कंडीशन जनरेट करने के लिए जो डेफिनेशन अपने को गिवन है वही ले लो। डेफिनेशन क्या है, ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब हमको क्या करना है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर से बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर लेना है, तो ये ए और बी को फ्लिप करते, ए को बी के प्लेस पे, बी को ए के प्लेस पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अब देखो, ए जो था वो बी का प्रॉपर सबसेट था, मतलब बी जो है वो सुपर सेट है, तो ए के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो बी के अंदर भी होंगे, लेकिन जो बी के एलिमेंट हैं सारे के सारे एलिमेंट वो ए के अंदर नहीं होंगे, बी के एलिमेंट, बी के अंदर कुछ एलिमेंट ज्यादा रहते हैं। तो अब जैसे बी सेट के अंदर 1 2 3 है, ठीक है, और ए सेट के अंदर 1 और 2 है, इतने एलिमेंट। तो ये वाला सेट इसके अंदर ए के हर एक एलिमेंट इसके अंदर है, मतलब ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है, लेकिन बी के अंदर एक एलिमेंट 3 ज्यादा है, तो बी का हर एक एलिमेंट ए के अंदर नहीं है, तो बी इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। तो मैं इसको कट कर दूंगा, बी इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। रीजन क्या लिख देते हैं इसका, सिंस बी इज सुपर सेट, सुपर सेट, बी जो है वो सुपर सेट है। सुपर सेट का मतलब ये है कि बी के अंदर ए से ज्यादा एलिमेंट होंगे, ए के एलिमेंट तो रहेंगे ही रहेंगे बी के अंदर, लेकिन बी के अंदर कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा हो सकते हैं, इसलिए बी इज नॉट अ
प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बी का प्रॉपर सबसेट था लेकिन बी ए का प्रॉपर सबसेट नहीं। जब बी ए का प्रॉपर सबसेट नहीं है इसका मतलब यह है कि बी इज नॉट रिलेटेड टू ए। तो इसको लिख सकते हैं हम बी इज नॉट रिलेटेड, ये नॉट रिलेटेड के लिए आर को काट दो, बी इज नॉट रिलेटेड टू ए, आप ऐसा लिख दो। और आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर। आप चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, लेकिन ऐसा अपन इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन अपने को ऐसा दिया हुआ है। क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ तो ऐसा लिख दो, ये आर लिखो यहाँ पर, इसको कट कर दो, तो इसका मतलब होता है बी इज नॉट रिलेटेड टू ए। और जैसे ही बी इज नॉट रिलेटेड टू ए आया इसका मतलब ये हो जाएगा कि आर इज नॉट सिमेट्रिक, एयरफोर आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर जो है वो सिमेट्रिक नहीं। अब ट्रांजिटिविटी भी चेक करना है। चलिए लास्ट फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। याद रखना है, कंडीशन भूलना नहीं। तो अब इसको जनरेट करने के लिए अपन जो डेफिनेशन दी उसी को ले लेते हैं। क्या डेफिनेशन है, ए रिलेटेड टू बी देन या इफ एंड ओनली ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, ए बी का प्रॉपर सबसेट है, ये हो गया ए कॉमा बी। अब बी कॉमा सी के लिए ले लो, एक और ले लो, बी रिलेटेड टू सी ले लो। जब ए रिलेटेड टू बी था तो डेफिनेशन ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी थी, जब बी रिलेटेड टू सी होगा तो बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी होगा, बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। अब यहाँ ध्यान से देखो, ए बी का प्रॉपर सबसेट है और बी सी का प्रॉपर सबसेट है, तो यहाँ पे बी सुपर सेट है और यहाँ पे सी सुपर सेट है। सुपर सेट में ज्यादा एलिमेंट रहते हैं, तो बी जो है वो सी का सुपर सेट है, सी जो है वो बी का सुपर सेट है, और यहाँ पे बी सुपर सेट है, मतलब ये वाली बी की वैल्यू आप यहाँ रख सकते हो। तो ए जो है वो सी का भी सुपर सेट होगा, मतलब जो एलिमेंट ए के अंदर होंगे वो सी के अंदर भी हो, और सी के अंदर कुछ एलिमेंट ज्यादा होंगे। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको 1 दे दो, इसको 1 दे दो और इसको 2 दे दो। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 से ये हो जाएगा ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। और ए इज अ प्रॉपर सबसेट को ये वाली बी की वैल्यू यहाँ रख दो आप, ये बी लिखा है यहाँ, बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी ऐसा लिख दो, ये बी को छोड़ दो, ए और सी को ले लो, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। होगा ना, सीधी सी बात है। जैसे देखो बी के अंदर, ए के अंदर 1 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, बी के अंदर 1 2 3 है, फिर बी के अंदर 1 2 3 और सी के अंदर 1 2 3 4 ले लो, तो ए की 1 2 एलिमेंट सी के अंदर भी है 1 2, तो ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। और ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी आने का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ए रिलेटेड टू सी। और जैसे ही आपका ए रिलेटेड टू सी आया, इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, और ए कॉमा सी रिलेटेड टू आर, ए कॉमा सी रिलेटेड टू आर या ए रिलेटेड टू सी आने का मतलब आर इज ट्रांजिटिव, तो आर इज ट्रांजिटिव। तो देखो आर क्या क्या आया, आर रिफ्लेक्सिव आया, सिमेट्रिक नहीं आया और ट्रांजिटिव आया। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो इक्विवेलेंस पूछ रहा था, तो इट इज नॉट इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस के लिए तीनों होना जरूरी है, सिमेट्रिक नहीं। हैंस करके लिख दो, हैंस आर इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो सिमेट्रिक नहीं। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं था, बस आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना था, वो कौन सा, 11th क्लास का प्रॉपर सबसेट का। प्रॉपर सबसेट मतलब जो सेट पहले है और जो सेट बाद में, तो बाद वाला सुपर सेट रहता है, उसमें कुछ एलिमेंट ज्यादा रहते हैं, लेकिन पहले वाले सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट में होना चाहिए। कॉन्सेप्ट याद रखिए, बड़ी आसानी से आप इसको लिख सकते हो। दिख रहा क्वेश्चन है ऐसा, बहुत भयंकर दिख रहा है लेकिन कुछ भी नहीं है उसका। और ये बिग मार्कर क्वेश्चन, बड़े नंबर का आता, 3 नंबर 4 नंबर का भी आता। जिस बच्चे को करते आता है उसके लिए नंबर मैटर नहीं करते कि कम का आ रहा ज्यादा का। देखो एक अलग टाइप का कॉन्सेप्ट यूज हुआ ना, स्पेशल टाइप का कॉन्सेप्ट उसके अंदर है, कुछ नहीं क्वेश्चन के अंदर, बड़ा आसानी से हो रहा है।
तो आप आपने इसको पढ़ लिए, समझ लिया, यही मैटर एक दो बार आप लिखते हैं, यहाँ लिख लिए, घर पे लिख लिए, एक दो बार एग्जाम के पहले आपने लिख के प्रैक्टिस कर लिए, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो जैसा आपकी कॉपी में छपा हुआ है वैसे ही वहाँ छप जाएगा, वैसा का वैसे ही छप जाए, मतलब नंबर पूरे। ये रोज रोज आपको ये चीज क्यों बोल, इसलिए बोलते हैं कि आपको धीरे से कम से कम समझ में, यार घर में जाके आप लिखना शुरू करो। क्वेश्चन यदि आप लिख के प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो कम से कम आज से तो भी करना शुरू कर दो, यही चीज आपको आगे चल के फायदा दे सकती है। और अगर आप लिख के प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, खाली कोर्स करने में लगे कि कोर्स कर लेता, कुछ नहीं होने वाला कोर्स करने के बाद, आखिरी में जाके कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आया तो यही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं बच्चों से, जो क्वेश्चन अपने से बन रहा है यही गलत हो जाते हैं, इसी पे नंबर कट जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तो बात ही अलग है। आपने देख ही लिया 11th क्लास में आपका कैसा था मैथमेटिक्स और कैसे नंबर मिलते हैं आप, तो आप लिखने की प्रैक्टिस करो। मुझे बोलेंगे सर रोज रोज वही वही चीज बोलते हो, वही वही चीज बोलते हो, वही वही चीज इसलिए बोल रहे हैं कि जिस दिन आप समझ जाओगे इस चीज को, उस दिन से आपको मैथमेटिक्स में आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। और जब तक नहीं समझोगे, इसको नहीं सुनोगे, तो आखिरी में वक्त होगे। ये आपको जानकार आदमी बता रहा है मैथमेटिक्स का कि ऐसा होता है, तो मेरी बात सुनो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम द सेट फ्रॉम द सेट 1, 2, 3 डॉट डॉट एन, एन तक के एलिमेंट है इसमें, मतलब ये सारे नेचुरल नंबर है, टू इटसेल्फ, यही वाले सेट के साथ में कितने ऑन टू फंक्शंस होंगे, मतलब यही वाला सेट आपको दो बार दिया है। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम द सेट टू इटसेल्फ, ए क्रॉस ए के ऊपर, या फर्स्ट सेट भी आपका ए है, फंक्शन की बात हो रही है, तो पहला सेट भी जैसे एफ ऐसा है, तो ये इस सेट को अगर अपन ए ले ले तो ए टू ए, ऐसा पहला सेट डोमेन का भी यही है और को डोमेन का सेट भी यही है। तो इस फंक्शन में कितने ऑन टू फंक्शन होंगे, तो ऑन टू फंक्शन के लिए आपको मालूम है कि y बिलोंग्स टू सेकंड सेट रहता है, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई रख के सॉल्व करते हैं, उसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं, तो एक्स की जो वैल्यू फर्स्ट सेट से आ जाए, और ऑल बिलोंग्स टू वाई बिलोंग्स टू सेकंड सेट, फंक्शन ऑन टू हो जाता है। दूसरी सिचुएशन ये रहती है कि जो इधर का सेट रहता है आपका कोडोमेन वाला, इसके हर एक एलिमेंट की एटलीस्ट वन प्री इमेज होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। और तीसरी कंडीशन ये रहती है कि इसकी जो कोडोमेन है वो उसकी रेंज के इक्वल हो जाए तो भी फंक्शन ऑन टू हो जाता है। तो अब मैं इसको वेन डायग्राम के थ्रू बताता हूँ कि कितने नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन यहाँ पे बने। पहला सेट, एक सेट, इसी सेट को दूसरी बार भी ले लेते हैं, कभी दो बार देखो, इसे फंक्शन है तो इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, ये एफ। अब ये सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1, 2, 3 डॉट डॉट एन तक के हैं, 1, 2, 3 ऑफ डॉट एन। इधर का सेट में भी यही वाले एलिमेंट है, 1, 2, 3 डॉट डॉट है, ऐसे ये वाला सेट और यही वाला सेट। अब इस फंक्शन में कितने ऑन टू फंक्शन होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑन, तो ऑन टू फंक्शन के लिए अपने को क्या करना पड़ता है कि इधर के जो एलिमेंट रहते हैं इनकी कम से कम एक एक प्री इमेज होना चाहिए। तो अब देखो, मान लीजिए इस वन को मैं वन की प्री इमेज वन ले लेता हूँ, वन की एक प्री इमेज वन ले लिए। अब देखो, वन की प्री इमेज वन भी ले सकते हैं अपन, ध्यान से देखना, इस वन की प्री इमेज अपन टू भी ले सकते हैं, इस वन की प्री इमेज अपन थ्री भी ले सकते हैं, वन की प्री इमेज अपन एन तक के ले सकते हैं, ये भी इसकी प्री इमेज हो सकती है, थ्री भी इसकी प्री इमेज हो सकती है, और एन भी इसकी प्री इमेज हो सकती है। एटलीस्ट वन प्री इमेज होना चाहिए, तो वन हो सकती है, टू हो सकती है, थ्री हो सकती है, 4, 5, 6 एन तक हो सकती है। तो एक ऑप्शन क्या मिलता है अपने को यहाँ पे, इसकी बात हो रही है, ये वन, ये इमेज है, अब इसकी वन की इमेज वन है, ये इमेज को यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे एलिमेंट लिखते हैं, तो अब इसको इस वन से, टू से, थ्री से, फोर से, एन से कनेक्ट करने के कितने वेज दिख रहे हैं, कितनी प्री इमेजेस हो सकती है वन की, एक, दो, तीन, चार, पांच, एन हो सकती। तो इस वन को इन एन एलिमेंट से कनेक्ट करने के कितने वेज हैं, एन वेज।
एन वेज कॉमा वन। एक ऑर्डर पेयर आपको ऐसा एन वेज मतलब किसी को भी ले सकते हैं आप एन वेज में, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन, ऐसे एन वेज हो सकते। अब दूसरी सिचुएशन दो। अब ये जो टू है इसकी कितनी प्री इमेज हो सकती है? ये वन के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, ये टू के साथ भी हो सकता है, थ्री के साथ भी हो सकता है, फोर के साथ भी हो सकता है, एन के साथ भी हो सकता है। लेकिन जो वन से कनेक्ट होगा वो इससे कनेक्ट नहीं हो। मतलब जो वन की प्री इमेज होगी उसको छोड़ दो, बाकी की प्री इमेज अपन ले सकते हैं। तो एक ऑप्शन अपने पास में ये आ जाएगा, ये जो टू है, टू की प्री इमेज एन माइनस वन वेज, एन माइनस वन वेज, एन माइनस वन वेज कॉमा टू। मतलब एक कम हो जाएगा इसमें। एक कौन सा कम हो जाएगा इसके अंदर? टू की प्री इमेज में सारे एलिमेंट ले सकते हैं आप, सारे एलिमेंट को आप कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक को छोड़ देना जो वन से कनेक्ट हो गया। भैया वन कोई एक से कनेक्ट होगा, वन की कोई एक प्री इमेज होगी, एटलीस्ट वन हो सकती, मान लीजिए वन हो गई, तो अब ये वन छूट जाएगा। तो अब इसमें एन तक के एलिमेंट थे तो उसमें से एक तो कम हो गया ना। तो एन माइनस वन वेज में आप ये टू की प्री इमेज हो सकती है। ऐसे ही अब ये थ्री के लिए, ये थ्री लिखा मैंने यहाँ पे। अब एक वन कनेक्ट हो गया था उसको छोड़ दो, एक टू कनेक्ट हो गया था उसको छोड़ दो। अब ये थ्री जो है, तो ये कितने बेस में कनेक्ट हो सकती है इसकी प्री इमेज? एन माइनस टू, एक एक भी कम होता जाएगा, एन माइनस टू बेस, एन माइनस टू बेस कॉमा थ्री। फिर ऐसा फोर फाइव सिक्स, अब ये एन आएगा। तो अब देखो इसके ऊपर के जितने भी एलिमेंट है उनकी एक एक प्री इमेज कनेक्ट होगी, उसको छोड़ के तो अब ये जो एन है आखिरी वाला, इस एन के लिए कितने एलिमेंट बचेंगे? एक ही एलिमेंट बचेगा। लास्ट वाला क्या हो जाएगा? ये वाले एन के लिए, ये वाला जो एन एलिमेंट है इसमें एक ही एलिमेंट बचेगा आपका, वन वे, एक ही वे बचेगा। अब इसको एक बार और समझ लो, मैंने लिख तो दिया है यहाँ पे, बस अपना काम हो गया, अगर आप वन टू फंक्शन आ जाए। सबसे पहले मैंने आपको बताया ये वाला वन, ये वाले वन की प्री इमेज ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ऐसी एन प्री इमेज हो सकती है। तो मैंने एन बेस कॉमा वन। अब ये टू के लिए देखना है, तो टू के लिए क्या करना है कि ये सबसे कनेक्ट कर सकते हैं अपन इसको, टू को सब इसकी प्री इमेज हो सकती है, सिर्फ ये वाली प्री इमेज नहीं लेना है आपको जिसकी की वन है। वन जिसकी प्री इमेज होगी उसको छोड़ देना। तो वन को छोड़ेंगे तो टोटल एन थे, तो एन में से एक कम हो गया, तो एन माइनस वन कॉमा टू बेस। फिर ऐसे ही जब थ्री के लिए लेंगे तो थ्री में अपन एन की प्री इमेज एन प्री इमेज हो सकती है, लेकिन ये वन और टू की जिसकी ऑलरेडी हो गई है, प्री इमेज हो गई है, उसको छोड़ दो आप, तो एक और कम हो जाएगा यहाँ पे, तो एन माइनस टू बेस हो जाएगा। फिर यहाँ पे एलिमेंट फोर आएगा, तो फोर की इमेज में वन और टू वाले के लिए इसको छोड़ दो, तो एन माइनस टू हो गया था, तो एन माइनस थ्री बेस हो जाएगा। फिर फाइव के लिए एन माइनस फोर, ऐसा एक एक छोड़ते जाओ। अब ये आखिरी वाले एलिमेंट के ऊपर आओ आप, ये एन आया, तो अब एन के लिए इधर सारे एलिमेंट बुक होते चले गए, वन के लिए ये हो गया, टू के लिए, थ्री के लिए, फोर के लिए, तो अब ये एन के लिए केवल एक ही एलिमेंट बचेगा यहाँ। तो एन बेस कॉमा एन। तो अब ऑन टू फंक्शंस के लिए क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस हो जाएंगे आपके, पेयर को टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस इज इक्वल, देखो सबसे पहले एन बेस थे, एन इन टू, फिर एन माइनस वन वेज आए इन टू, फिर एन माइनस टू वेज आए, और फिर आखिरी में एक ही वे बच गया वन। फिर डॉट डॉट लगा दो ऐसे, इंटू वन, ऐसा बीच के छोड़ दिए अपन ने, बीच के छोड़ दिए, यहाँ पे आप डॉट डॉट लगा दो, तो तीन डॉट लगा दो, एन माइनस टू वेज कॉमा थ्री, फिर एन माइनस थ्री वेज कॉमा फोर, फिर एन माइनस फोर वेज कॉमा फाइव, इस टाइप का ऐसा आता जाएगा। और ये आखिरी में एक ही वे बचेगा एन से कनेक्ट होने का, ये एन कनेक्ट होने के लिए एक ही नंबर बचेगा।
तो यहाँ पे लिख दिया मैंने n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, एन माइनस फोर, डॉट डॉट वन तक के। अब देखो कोई भी चीज सीक्वेंस से एक एक कम होती हुई जा रही, एन में एक कम हुआ तो एन माइनस वन हो गया, फिर इसमें एक कम हो गया तो एन माइनस टू हो गया, फिर इसमें एक कम होगा एन माइनस टू में तो एन माइनस थ्री, एन माइनस, कोई भी चीज सीक्वेंस से कम होते होते अगर वन तक जाए तो जो चीज सीक्वेंस से वन वन कम होते होते वन तक जाए उसको फैक्टोरियल के अंदर लिख देते हैं। तो कौन सी चीज यहाँ पे कम होते होते वन तक के जा रही है? एन। तो इस पूरी वैल्यूज को क्या लिख सकते हैं अपन? फैक्टोरियल एन लिख सकते हैं। फैक्टोरियल एन ऐसा लिख दो और एन फैक्टोरियल ऐसा लिख दो, दोनों में से कोई भी सिंबल लगा सकते हो। तो फैक्टोरियल एन ऑन टू फंक्शन हो जाएंगे। बस ये आंसर हो गया इससे। थोड़ा समझने वाला लॉजिकल क्वेश्चन। ऑन टू फंक्शन के लिए आपको इधर से उसकी प्री इमेजेस लेना। पहले एन प्री इमेजेस हो सकती थी, फिर टू के लिए एन माइनस वन, फिर थ्री के लिए एन माइनस टू, एन माइनस फोर, एन माइनस फाइव, और लास्ट वाला जो एन एलिमेंट है इसके लिए एक ही प्री इमेज होगी, एन वन वे इंटू एन लिखा है। तो यहाँ पे लिख दिया टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ये एन, फिर एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डॉट डॉट, और ये कम होते होते वन तक आ गया। एन जो है वो सीक्वेंस एक एक कम हो रहा है, इसके अंदर कम होते होते वन तक आ रहा है, इसको फैक्टोरियल एन बोल सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन जो होंगे वो फैक्टोरियल एन। बस आंसर दिखा देता हूँ मैं आपको इसको। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा। फैक्टोरियल एन, एन फैक्टोरियल लिखते हैं उसने ऐसा सिंबल लगा, आजकल ऐसा सिंबल लगा दे रहे हैं, ऐसे सिंबल भी रहते हैं फैक्टोरियल के, दोनों सिंबल आजकल ऐसा आ रहा है। ठीक, ठीक है, ओके।